भाई ये टर्म टेस्ट याद से लेके जाइएगा। मैं कोशिश करूँगा एंड पे बांट दूँ, वरना फिर अच्छा। एंड पे मुझे कौन याद करा देगा, वो लेक्चर नोट्स दिखाने हैं अभी तक के सारे, ठीक है? तो याद करा दीजिएगा एंड पे। अब बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं और कर लेगा। अच्छा जी, मगरिब किस टाइम है? 7 बजे है, ठीक है, खुला टाइम है। अच्छा 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 मोहतरम, खामोश। ये इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बता दूंगा आपको। वुमेन एंटरप्राइज को कितने % टैक्स माफ़ है? लेकिन एक शर्त है 25% टैक्स माफ़ होने के लिए, कि बातें नहीं करनी। शर्त ये है 25% टैक्स माफ़ होने के लिए कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ हो। 1 जुलाई, और बोलो नॉर्मल से मैं ले आया करूँ। 1 जुलाई 2022 के बाद। शर्त यह है कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ हो, बोलें। यही था या 1 जुलाई 21 था, मुझे नहीं पता। 1 जुलाई 21 के बाद। अच्छा, अगर वुमेन एंटरप्राइज का बिजनेस 1 जुलाई 21 के बाद स्टार्ट हुआ है तो उससे कितने फीसद टैक्स माफ होने हैं? 25%। अच्छा, अब आप ये जो 25% टैक्स माफ है ना, इसको यहां कर दीजिएगा माफ। 25% टैक्स को यहां माफ कर दीजिएगा। यानी फर्ज करें चैप्टर 4 वाला टैक्स निकला है 100, तो एग्जैक्ट फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले कितना माफ कर दीजिएगा? 25%। और अगर 200 है 50। तो लिखें अपने रजिस्टर पर ग्रॉस टैक्स चैप्टर 4 वाला 200 लेस कर दीजिएगा वुमेन एंटरप्राइज वाला। कितना टैक्स ही, कितना निकल आया? 50। ये अपने रजिस्टर पे कहीं भी नोट कर लें। बकाया कितना बचा? अब क्या माइनस कर दीजिएगा? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ऑब्वियसली फॉरेन टैक्स क्रेडिट फिर 150 पे निकाल लीजिएगा आगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट 150 पे निकाल लीजिएगा। क्या बस नॉर्मल ही है अब ये 150 वुमेन एंटरप्राइज वाला नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है अब क्या। और फिर माइनस कर दीजिएगा टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। बस इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस 25% लगाना याद रखिएगा। बस 25% टैक्स माफ कर दीजिएगा। टैक्सेबल इनकम का नहीं, टैक्स का 25%। टैक्स का 25%। इससे ऊपर क्या निकली होगी? टैक्सेबल इनकम, वो जितनी मर्जी हो। किसका कितना माफ करने? टैक्स का 25%। फुल टाइम टीचर अलाउंस भी यहां करना है, वो भी मैंने कहा था फॉरेन टैक्स रेट से पहले कर दें। अच्छा, ये जो कुछ ज़्यादा टैक्स रेट आ जाए तो इस तरह कोई लॉ ने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया हुआ। बस 2 चीज़ों की तरतीब याद रखनी है, पहले फॉरेन टैक्स रेट देना होता है और फिर चैरिटी वाला। बाकी तरतीब को लॉ ने बताई नहीं हुई इतनी। अच्छा जी, अगला कौन सा लिखा हुआ है पॉइंट? 21 का। और क्या
बाद में अगर माइनस कर दें चल जाएगा यार, क्या कर सकते हैं, कुछ बताया नहीं हो कहीं। भाई एक सवाल बहरहाल जरूर ट्राई कर लीजिएगा, कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथियोपिया, वो वाला सवाल जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए टैक्स क्रेडिट्स में कौन सी फिगर्स को आगे यूज करना होता है। नॉर्मल सवाल वो है बस। अच्छा वो किधर है, चैप्टर नंबर 8। तो यार ये मैंने आखिरी क्लासों में कराया था, लेकिन इसको ज़रा बस याद रखिएगा। सेल से चलते हुए क्या करना होता है, अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं, और प्रॉफिट से चलते हुए, तो ये सवाल मैंने आपके लिए ना दोनों तरीके से किया हुआ है, ज़रा फोकस करें। और इसका ना एक अच्छा सवाल आने ज़रा टेस्ट में मॉक में, उसको भी ज़रा ट्राई कर लीजिएगा। शायद इसका आना है या मेरे ख्याल से वो जो एक आएगा इस, तो ये चीज़ इसको ज़रा कर लीजिएगा दोबारा। प्रॉफिट से चलते हुए क्या करना है, और सेल से चलते हुए अलाउड माइनस कर देना। ये था जी, इसलिए आपको बुलाया था। अब ये जी शुरू करें ओवरऑल डिस्कशन। बाकी ओवर हो गया ना। अच्छा इसमें हम बॉटम से शुरू करेंगे। FAQ दिए हुए हैं जी चैप्टर 18 के एंड पे, वो बच्चे अक्सर पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं आप लोग इसे। चैप्टर 18 के एंड पे दिए हुए हैं, ज़रा नज़र मारें। तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता काफिला क्यों लूटा। आखिरी सवाल पढ़ें, समझ आ रहा है आपको। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने पे लॉस आ जाए। अब लॉ मेकर ने नहीं लिखा हुआ तो वो बस डेड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। समझ आ गई बात। सिक्योरिटीज का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, 3 साल तक। बाकी जो नॉर्मल लॉसेज हैं वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, 6 साल तक। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने पे लॉस आ जाए, लॉ मेकर ने नहीं लिखा हुआ, तो इसे क्या कर दीजिएगा, डेड कर दीजिएगा। अक्सर बच्चे क्लास के बाद आके सवाल पूछते हैं, घर की डाइनिंग टेबल बेच दी, घर की बाईसाइकिल, घर का चेयर, घर का फर्नीचर, ये किस हेड में जाना है, किसी हेड में नहीं जाना। इनका हम कैपिटल गेन में डैश डाल के इग्नोर कर दीजिएगा। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि अगर रिपेयर दी नहीं हुई तो भी रिपेयर अलाउंस लगाना है। बिल्कुल, प्रॉपर्टी के चैप्टर में लगाना है, अदर सोर्स में नहीं लगाना, बस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर अलाउंस लगाना है। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, ऑथर को इनकम मिल रही है, कितने सालों में टैक्स लगाना है। हमारे साल और पिछले 2 साल, पिछले 2 सालों के रिटर्न रिवाइज कर दें। हमारे साल और पिछले 2 सालों में इनकम में डालना है इसको, हमारे साल और अगले सालों में नहीं। ये पेज 457 निकालने में एंड तक नहीं निकलेगा इनका, पेज 47। अच्छा इसको काट दें, ये तो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया, इसको भी काट दें। अच्छा सैलरी में कौन कौन सी चीज़ों को टाइम बेस पे पोर्शन करना है। गाड़ी आपको प्रोवाइड की एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो क्या करना है आप लोगों ने, गाड़ी की कॉस्ट का 10% लगाना है या 5%, मल्टीप्लाइड बाय 3/12 या 4/12। और इसी तरह अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट रेट लगा के या 3/12 या 4/12, जो 2 जगह करना होता है। हाँ जी ये हो गया हुआ हमारा क्लास में, आगे चलें। अगर सवाल साइलेंट हो गए, कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट, हमेशा प्राइवेट लेंगे, क्योंकि अगर पब्लिक है तो लिखा होगा लिस्टेड है, या फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हैं, या फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हैं, वरना कंपनी हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम की जाएगी, प्राइवेट। लॉस ऑन सिक्योरिटीज 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बाकी लॉसेस 6 साल तक। ये छोड़ें, ये भी छोड़ें। अच्छा अब आप हजरात तशरीफ ले आए। फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज वाली जो आपको फाइल दी हुई है वो मैं अभी निकालता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास इस वक्त शायद होगी नहीं। जा रहे हैं हम, बस जा रहे हैं हम। ख़वातीन की तरह दरवाजे पे खड़े होकर भी आधा घंटा लगा सकते हैं।
जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, बस निकलने लगे हैं, अभी निकलने लगे हैं। बेटा गाड़ी स्टार्ट करो। बेटा आधा घंटा गाड़ी में बैठा रहा बेचारा। ठीक है, अम्मा जी का राइट है, हम क्या कह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से मुराद है कि वो न्यूमेरिकल जिसमें हर किस्म के एडजस्टमेंट सर आ जाएं, वो हमने लिखे हैं इधर। ओके, इसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बताए मैं आपको। अच्छा, इसमें एक काम किया था जो मैंने एक क्लास में बताया था, दूसरी में नहीं बताया था। जो चैप्टर 15 है ना, जब आपने साथ साथ खोलना है, तो चैप्टर 15 में जो सवाल आए हुए हैं पास पेपर में, उनको हमने एक तरतीब लगा दी हुई है इधर बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से। यानी सेक्शन 114 में से क्या सवाल आया, फिर 114 में से क्या सवाल आया, ये 121 बीच में एक वैसे आ गया हुआ है। 114 में से क्या सवाल आया, फिर 115 में से क्या आया, फिर 116 में से क्या आया, 17 में से क्या आया, 16 में से क्या आया, 20 में से क्या आया, 21 में से क्या आया। तो ये हमने एक तरतीब लगा दी हुई है। बस ये वाले सवाल कर लें तो रिस्क ले लें, आप अपने फ्यूचर से खेलना है खेल लें भाई। मुझे इन्हीं में से तो नहीं सवाल आएंगे। अगर पास पेपर्स में ये 110 सवाल ज़्यादा टेस्ट हुए में हैं, तो इस दफ़ा हो सकता है 111 से 125 तक आ जाएं। तो कंपनी तो किसी चीज़ की जिम्मेदार नहीं है, वरना तो कंपनी सिलेबस पूरा ना करवाती। कंपनी ने किस लिए सिलेबस पूरा करवाया कि उनमें से भी सवाल आ सकते हैं। ये तो बस बताया जा रहा है कि ज़रा सवाल की प्रैक्टिस हो जाए, सवाल की। ओके, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। इफ यू से वन और टू थिंग लाइक दिस, आई विल गो, आई विल गो। क्लास कब खत्म हो रही है? क्लास खत्म हो गई है, मुझे तुर्की भेज दो, अभी में क्लास खत्म है। भाईजान पढ़ रहे हैं हम क्या? ये वाले न्यूमेरिकल, ये वाले न्यूमेरिकल कर लें तो मेजर न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट तो पूरी किताब के न्यूमेरिकल करके भी नहीं आ सकते। यार ये क्या बंदा है यार, पेपर में आपको जो 10-20% एडजस्टमेंट आनी है वो आनी है जो मैंने अगली दफा वालों को करानी है। हद हो गई। इन चीज़ों का कोई हल नहीं है यार, इन चीज़ों को 10-20%, इसलिए मेरे ख्याल से आई कि हमने 50 वाले को पास रखा हुआ है। मैं देख रहा था 50 ज़्यादा नहीं होगी। आई एम सीरियस। आप लोगों को मैं 10-20% कहता हूँ, आई क्या वो FR2 वालों को 30-40% कहता हूँ। उनको जो एडजस्टमेंट आनी है वो अगली दफा वालों को करानी है। तो कोई भी नहीं, इंशाल्लाह 70-80% जो सीधा सीधा पेपर आया होता है। और फटा ये होता है कि जब आपको आता है, अच्छा ये मुझे हाँ यार ये सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोस। एक दफ़ा एक भाई ने पूछा सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोस, कहते हैं मैं लिख के आ गया बेंचमार्क रेशो, वो जो बेंचमार्क रेट लिख के आ गया। हालांकि ये सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो सेक्शन 16 चैप्टर 16 में है और बेंचमार्क रेट चैप्टर नंबर 7 में है। लेकिन बहरहाल अभी भी कुछ लोगों को इधर समझ नहीं आई, इसलिए छोड़े पर इसको ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे लोगों को परेशान क्यों करें हम जाते जाते। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो चैप्टर 16 में पढ़ी थी ना, वो न्यूमेरिकल में बार बार आया वो वाला। तो अच्छा ये बड़ा आसान है, बट पता है क्या है इसमें ना, वो इसमें ना एक सफ़ा है हमारी किताब में जिसमें हर चैप्टर के शुरू में ना सेक्शंस लिखे होते हैं। तो अगर ये वाली चीज़ों को नज़र मार लेना बंदा, तो ओवरऑल चैप्टर करने के बाद पता चल जाता है कि चैप्टर में क्या था, क्या क्या था, तो ये सब कुछ पता चल जाता है। तो ये बड़ा कमाल है सफ़ा। तो बस अब बातें तो तकरीबन ओवर होने वाली हैं। अब मेरा दिल नहीं करा कि आप रात जाएं, तो इसलिए बस आपको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। अच्छा यार, कोई कहानी इस तरह चल रही है, पहले 3 चैप्टर्स में से, ये कल भेज दिया था ग्रुप में। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है भेजना। हाँ अच्छा पहले 3 चैप्टर्स में से इस अटैम्प्ट में 6 नंबर का सवाल आया था, ज़्यादा हो गई थी वैसे। आमतौर पे 8 उत्तरी है, 6-8 नंबर का सवाल आ जाता है। फिर चैप्टर 4-5 ऐसा कोई ग्रिड तो है नहीं। बहरहाल सैलरी का न्यूमेरिकल इस दफ़ा आया था 19 नंबर का, पिछली दफ़ा 14 नंबर का, उससे पिछली दफ़ा 16 नंबर का, उससे पिछली दफ़ा 13 नंबर का, उससे पिछली दफ़ा 7 नंबर का, उससे पिछली दफ़ा 19 नंबर का। बिजनेस का न्यूमेरिकल तो बाकी थ्योरी भी है, ये T फॉर थ्योरी, N फॉर न्यूमेरिकल, और ये फॉर अटेम्प्ट अच्छा, इसके बाद इसको छोड़ दें, इनको छोड़ दें, थोड़ा सा पढ़ लें। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी का नहीं, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में से ना न्यूमेरिकल वगैरह है, वो मैंने नीचे डाला हुआ है, प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्स। अच्छा,
सर अदर सोर्स की थ्योरी छोड़ सकते हैं? इस अटेम्प्ट में 4 नंबर की आ गई थी। सर मैं कैपिटल गेन की थ्योरी छोड़ दूं अगले अटेम्प्ट में 5? छोड़ने मेरे से पूछ के ना छोड़ा करें खुदा के लिए। ये अभी जूम मीटिंग आज होनी है ऑनलाइन वालों की, फिर मैसेज पे सर ये अगर मैं छोड़ दूं, वो छोड़ना खुद छोड़ो, मेरे से पूछवा के क्यों छुड़वा रहे हो? ये बोंगियां खुद मारा करें। अच्छा जी, एओपी का न्यूमेरिकल अक्सर जब आता है तो बिजनेस का न्यूमेरिकल फिर हल्का फुल्का होता है। वैसे इधर अगर 18 नंबर का है तो इधर 10 नंबर का आ गया, इधर 24 नंबर का है तो इधर 0 का आया, और इधर 0 का आया तो इधर 13 का आया। अच्छा, एग्जाम्पशंस एंड टैक्स कंसेशन में से थ्योरी आ रही है। लॉसेस के चैप्टर में भी थ्योरी बच्चे छोड़ के गए हुए थे। सर अदर सोर्स लॉसेस की थ्योरी अगर हम छोड़ दें बिजनेस के साथ मिला के, जी छोड़ दें, इस अटेम्प्ट वालों ने भी यही कहा था, फिर हो गया था इनके साथ। बस जो करना है फिर आप खुद करें यार, मेरे से छुड़वा के ना चीज़ें पूछवा के करवाएं। बहरहाल ये है कि पहले 3 चैप्टर में से 6 से 8 10 नंबर का कभी आ रहा है। पहले हम 10 का कहते होते थे, फिर 8 का आने लग गया, फिर हम 10 का कहते थे, फिर अब 6 का आ रहा है आजकल। तो पहले 3 चैप्टर्स में से कोई 6 से 10 नंबर का आ जाता है। सेल्स टैक्स को पक्का कर लें आप, वहाँ से 30 नंबर का आ जाता है। तो ये 30-35 नंबर तो यहाँ से हो गया अगर पूरे बड़ा पूरे आए। तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स का आप डाल लें, कुछ सैलरी बिजनेस का न्यूमेरिकल आ जाता है, आधा पचाता तो वो भी सही हो ही जाता है वैसे मेरे ख्याल से। अच्छा यार, ये चैप्टर 15 को सही इस्तीफा उसने लिफ्ट कराई है। सर हमसे ज़रा आखिरी दिनों में ज़रा चैप्टर 15 रिवाइज नहीं हो सका। उसने कहा आ जाओ ज़रा, आप तुम्हें सही तरह पेपर में रिवाइज कराता हूँ। 17 ना, अच्छा ये चैप्टर 15 और 16 का ना वो इकट्ठे लेके चल रहा है। इस अटेम्प्ट में तो 17 का आया था चैप्टर 15 में से, 16 में से आया नहीं। फिर पिछली में 7 नंबर का, उससे पिछली में 10 नंबर का, उससे पिछली में 8 नंबर का, उससे पिछली में 13 नंबर का, उससे पिछली में 8 नंबर। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है 15, 8, 17, 13 नहीं 16, चपेट देखा तो करो 18। और थ्योरी, ओवरऑल थ्योरी जो है इस दफ़ा 49 नंबर की आई है और न्यूमेरिकल 51 नंबर के आए थे। पिछली दफ़ा ओवरऑल थ्योरी 41 की आई थी और न्यूमेरिकल 9 के आए थे। पता नहीं अब इन चीज़ों से क्या बच्चों ने निकालना होता है, वो पूछ रहे होते हैं ये ज़रा बना के दिखा दें, बना दिया, अब निकाल लो जो निकालना है। सितंबर 23 का घर जाके बना के लाना, कल मैं चेक करूँगा। हद होगी यार, जी दही बनाई हुई है चीज़ों की। तो सारा याद करें, हमें तो सेक्शन नंबर याद हो जाते थे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हमें सेक्शन नंबर याद हो जाते थे, इतनी दफ़ा पढ़ते थे हम चीज़ें। नहीं आपकी क्या बात है, मतलब नहीं पढ़ रहे होते थे बस। ये जो साथ आप लोगों ने गम पाले हैं ना, और मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इनके साथ तो फिर यही होगा। और अजीब सा आपका दोस्त है, वो फ्यूचर से ऐसे खेलता है, आपकी सोच है। और यार जाने दो यार, छोड़ो अब, मैं फिर बाद में बताऊँगा। अच्छा आगे चलें। जाने दें यार, घर जाने दें, साथ वाले ने रोटी भी खानी है। अच्छा क्या, नहीं ठहर जाओ, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा बातें करने को, आप बातें करा रहे। हाँ बोलो, क्या तैयारी यहीं करनी चाहिए या घर चले जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है। अच्छा हर एक के ऊपर डिपेंड करता है भाई, हर एक की मर्जी है। अच्छा ये आई कैप ने को एक मार्किंग प्लान डाला होता है, कभी आपने देखा है वेबसाइट? मेरे घर पे वेबसाइट आ रही होती है आई कैप की, आपके घर में तो नहीं आ रही होगी। सैलरी के उसने 10 मार्क्स रखे हुए थे, प्रॉपर्टी के 2 मार्क्स रखे हुए थे, बिजनेस का 1 मार्क्स रखा हुआ था। ये कुछ सवाल आया होगा। आतिफ बिलाल सीमा कमाल के 4 नंबर रखे हुए थे, सिकंदर और ड्रीम बैंक के 3 नंबर, ये कुछ होंगी चीज़ें। बिजनेस में न्यूमेरिकल था, नॉट अलाउड के 10 नंबर रखे हुए थे, अलाउड के 4 नंबर रखे हुए थे, प्लांट की डिप्शन निकालने के 4 नंबर रखे थे सरकार ने। ये क्लास में मैंने सवाल किया था 110-11 जो लेक्चर था हमारा। कैपिटल गेन में कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, उसने 4 नंबर रखे हुए थे। लॉसेस थे उनके कुछ 2 नंबर रखे हुए थे। फिर सवाल आया था कोई रिक्वायर किसने रिटर्न जमा करवानी है, उसके 2 नंबर, टैक्स ट्रीटमेंट के 3 नंबर। फिर इसी तरह सिचुएशंस कोई बतानी होंगी, उसके 1 नंबर, प्रोसीजर बताना होगा, उसके 3 नंबर। इनपुट निकालने के 7 नंबर थे, कम चीज़ें होंगी ज़्यादा चीज़ें होंगी। आउटपुट निकालने के 6 नंबर थे। वर्किंग 3 में है ना चीज़ें आती। फर्दर टैक्स का भी 1 नंबर रखा होता सरकार अलग से 3% का। सेल्स टैक्स को भी कैरिड फॉरवर्ड जो नीचे चिन्ह पे आता है।
कैरी फॉरवर्ड करें अगर फिगर गलत तो पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर काट नहीं सकता कोई, माई का लाल आपके नंबर नहीं काट सकता। कैरी फॉरवर्ड की फिगर आपको पता है हमेशा गलत होती है, क्योंकि वो वर्किंग 1-3 में कोई मूंगी मारी होती है। तो कैरी फॉरवर्ड की फिगर तो हमेशा गलत होगी, बट यू विल गेट पूरे मार्क्स, क्योंकि गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। पेबल टू गवर्नमेंट तो हमेशा गलत आता है, हर एक का पूरे पूरे आई कैप में सारे बच्चों का पेबल टू गवर्नमेंट गलत आता है, लेकिन नंबर उसके रखे होते हैं क्योंकि उसने निकाला होता है पेबल टू गवर्नमेंट, तो गलती कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होती। हाँ जो कि आखिरी क्लासों में ये सुनना था मेरे से। अच्छा, एक और भी कोई चीज़ होती है आई कैप से, मैंने मंगवाई है कल ईमेल करके, एग्जामिनर कमेंट्स। अच्छा, इसमें अब ज़रा हम सवाल खोल लेते हैं साथ साथ। क्या है यार, किधर है यार, क्या है ये, क्या है यार, मैं जा रहा हूँ शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। भाई टेक लगाएं प्लीज़, मैंने कहा टेक लगा के बैठें। अच्छा, ये यार हमने सवाल टर्म टेस्ट 1 में डाला था, न्यूमेरिकल चिंग चोंग चाइनीज़ का। अब ये जो सवाल था सैलरी का सवाल था, इसमें बच्चों ने 64% पासिंग मार्क्स लिए हैं। 64% बच्चे इसमें ऐसे थे कि पासिंग परसेंटेज 64% बच्चे इसमें पास हो गए, यानी 64% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए। ये सवाल था, ये मैंने डिस्कस किया हुआ उसमें एक जूम मीटिंग में, उसके बाद मैंने अपलोड भी की हुई है, ये अपलोड वाला प्रोग्राम भी रखा हुआ था हमने, तो ये सवाल उसमें डिस्कस किया था। ये थोड़ा सा एक था सवाल मज़े का। इसके बाद बिजनेस का न्यूमेरिकल है, इसमें शायद लोग लिफ्ट नहीं करा रहे न्यूमेरिकल्स को, इसमें लॉसेस भी थे। ये सवाल मैंने आपको क्लास में कराया था लेक्चर 110-11 में डलवा के। ये वाला सवाल था, याद है, QAR फॉरेन एक्सचेंज, बाहर के मुल्क से एसेट खरीदा था, और मुदारबा सर्टिफिकेट अनलिस्टेड और लिस्टेड, और ये सारे आ रहे थे। ये मैंने एक सवाल आपको कराया था। तो सीधे 6% बच्चे पास? नहीं यार, ये सवाल नहीं देखना हमने। ये असल में ना सवाल में लिखा हुआ था कि टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन, सिर्फ थ्योरी का सवाल था। स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन थी, ये एज इट इज थ्योरी उठा के लिख के आनी थी कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन है, डेट्स वाई इट इज नॉन स्पेकुलेशन। तो ये लाइन इस सवाल में पकड़नी थी, बाकी सब स्क्रैप भरा हुआ था। अब करते ही नहीं बच्चे सवाल, तो ये लफ्ज़ आप लोगों ने क्लास में पढ़ा, जरा हाथ खड़ा कर दें। टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस, 6% बच्चा पास है, पता नहीं बाकी बीन बजा रहा था घर में क्लास में, चंद का नाम क्या क्या करते रहते हैं बैठ के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, 9% बच्चा पास, दिस इज हाइट ऑफ एनीथिंग। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, वो जो एक जूम मीटिंग के अंदर सवाल, विडो थी क्वेश्चन। अच्छा, 4 में ये पार्ट भी था, 5 कौन सा था यार? इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, ADR का मैकेनिज्म, यानी कि कौन से केसेस ADR में लेके जा सकते हैं, वो पहला पॉइंट था। और ADR कमेटी में कौन कौन बैठता है। और देखें रोके दिखाएं, हाइट ऑफ एनीथिंग। अब क्या कर रहे हैं लोग, अब आई को शो के फेल करने का। मुझे लगता है बच्चों को न्यूमेरिकल्स का चस्का ज़्यादा, सैलरी में 64% बचा पास। चैप्टर 15 मैंने ADR से भी करने, सर मैं छोड़ सकता हूँ? छोड़ दो तो सारा छोड़ दे, तो ये छोड़ दो यार, हद होगी लो। स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न under the Khalaji ordinance, who is required to furnish foreign income and asset statement, also list the particulars to be mentioned in that statement. Now ये उन्हीं अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय DRC के ये दोनों सवाल उन्हीं 111 सवालों में से आए थे जो लास्ट टाइम वालों को दिए थे। उन्हीं 111 सवालों में से ये 2 सवाल आए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 111 सवाल दिए हैं उनमें से ये 9 नंबर का आया हुआ है पेपर में। नो व्हाट्स लेफ्ट, पिछली दफा वालों को भी यही दिए थे, आप लोगों वालों को नए नहीं दिए। और ये देख लें, जाहिर बात है पूरे आई कैप में दुनिया को तो नहीं दिए थे ना मैंने, तो अपने बच्चों को देख लें।
यार छोड़ें यार, मुंह नीचे करें, रोएं। यानी इसमें 9% पास है भाई। हाइब्रिड में रोएं, खुदा के लिए रोएं, साथ वाले के कंधे पे सर रख के रोएं, फिर मैं आगे चलूंगा। यार मैं तो ये सर पकड़ के बैठ गया, मैंने अभी ये देखा है, काश मैं घर से देख के आ जाता। मैंने बस तैयार करके आ गया हूँ, सारी चीजें देख आपके सामने ही रहा हूं। No, you agree that people are playing with their future or ICAP is playing with their future? People themselves are playing with their future. ये आपको टेस्ट में जो सवाल दिया था टर्म टेस्ट के अंदर, सेल कब रिकॉर्ड होनी है, जब डिलीवर होंगी चीजें या जब कैश आएगा। देखो इस सरकार में क्या हुआ है। फिर उसके बाद सेल्स टैक्स के अंदर किसको आप काट सकते हैं नोटिस दिए बगैर, याद आ रहा है? शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस। जो पढ़े हैं उनसे बातें हो रही हैं सारी, ठीक है। ये अब सवाल था, इसमें देखते हैं क्या क्या गुल खिलाए हैं। थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड था वैसे, शुक्र है आगे हालात सही हैं। वैसे क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 पहले 3 चैप्टर्स में से था। अच्छा तो ये बाकी सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल था, इसमें बच्चों ने गुल खिलाए होंगे। अच्छा जी, द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन हैज डिक्लाइंड कंपेयर टू ऑटम 2022। यार कम छोड़ यार, रुलाना। मेनली ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन 2, 4 and 5. It has been observed that examinees were unable to apply their theoretical knowledge to practical situation. For example, in question 3, आपने examiners were required to different brought forward losses and expected to adjust them wherever applicable, carrying forward the remaining amount to subsequent years, along with mentioning the maximum period up to which loss can be carried forward. किस साल तक carry forward करना है ये भी बताना था। However, despite being aware of the treatment of losses in knowledge based on questions on the same area, examinees failed to effectively demonstrate their understanding. ये पहला numerical था। मेडिकल अलाउंस वॉज सब्जेक्ट टू टैक्स एंड इट वॉज एग्जाम्ड। मेडिकल अलाउंस ज़बरदस्ती एग्जाम कर दिया, हालांकि मेडिकल अलाउंस जो है वो टैक्सेबल होता है जब मेडिकल ट्रीटमेंट आ रही हो, वो एग्जाम हो जाए तो फिर ये टैक्सेबल होता है। अब ये तो फिर वो वाले क्वेश्चन है ना, अजीब अजीब से। सिमिलरली इन द कॉलम द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ न्यू मशीनरी वॉज नॉट क्लासिफाइड। Many examinees failed to recognize that contract was specifically excluded from definition of speculation business. वही वाला जहाँ लिखा हुआ था टू गार्ड अगेंस्ट लॉस वाला। एग्जामिनर कलसूम के बारे में नहीं पता था, ठीक है कोई मसला नहीं। एग्जामिनर्स फेल टू मेंशन द केसेस जो ADRC जा सकते हैं, वही जिस सवाल में गंदे नंबर आए हैं थ्योरी वाला। एग्जामिनर्स वर अनएबल टू प्रोवाइड रिवाइज रिटर्न में क्या शराइत हैं। एग्जामिनर्स फेल टू प्रोवाइड कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेंशन्ड इन फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट में फॉरेन इनकम्स बतानी होती हैं, फॉरेन एक्सपेंसेस बताने होते हैं, फॉरेन एसेट्स बताने होते हैं, फॉरेन लाइबिलिटीज़ बतानी होती हैं, लेकिन पूरी डिटेल लिख के आनी पड़ेगी उसके अंदर। अच्छा सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में ये जो थ्योरी का सवाल था, मंथ उन्होंने बता दिया बट दे फेल टू स्टेट द रीजंस। महीना बता दिया लेकिन रीजंस नहीं बताएंगे। जाहिर सी बात है थ्योरी का सवाल है, साथ रीजंस भी आप बताएंगे। सवाल में लिखा भी हुआ था रीजंस बतानी है। एक दो अटैम्प्ट को ज़रा और देखते हैं इस तरह, फिर आगे चलते हैं। रो इकट्ठे लेंगे एंड पे, साथ साथ ज़रा साथ साथ रखें, साथ साथ रखें। ये जो अभी सवाल आपको मैंने कराया था सेल डिस्काउंट वाला, ये सारा। अच्छा ये क्लास के अंदर हमने सवाल किया था और टेस्ट में भी डाला था। ये बिज़नेस का सवाल था, ये सैलरी का सवाल था पिछले अटैम्प्ट में, ये शेयर्स वगैरह बेचे थे आपने, उसके बाद ये प्रॉपर्टी इनकम और कैपिटल गेन वगैरह छोटा सा था। ये ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड ही था पिछले अटैम्प्ट। ये सारी फॉरेन इनकम्स थी तीनों, बताना था कौन कौन सी फॉरेन इनकम टैक्सेबल एग्जाम्पल। ये आपको टेस्ट में डाल के टेस्ट किया था, किताब में भी ये सवाल था। नॉर्मल असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में फ़र्क क्लास में सवाल कराया था। सोल प्रोप्राइटर डिसकॉन्टिन्यूएंट ऑफ बिजनेस के लिए क्या करना है, नोटिस देना है और वो सारा। अब ज़रा जाके देखते हैं इस सवाल के साथ क्या सलूक किया। ये 5वां सवाल था। छठा सवाल था किस किस ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना है और कौन कौन सी चीज़ें ज़ीरो रेट से बाहर हैं। उसके बाद सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल था जो हमारे चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है। इसके बाद वो चैप्टर 3 में से सवाल था, चैप्टर 1 में से। तो अब ज़रा इन सवालों के साथ देख लेते हैं क्या सलूक किया है। ये पहला सवाल जो है वो बिज़नेस का था। 18% कर लो गल यार, इट्स साइड ऑफ एनीथिंग। सैलरी थी ऑफिस बॉय को कैश में दी हुई, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी थी तो अलाउड थी, बैड डेट रिटर्न ऑफ है अलाउड है क्योंकि प्रोविजन तो है नहीं, कमीशन पार्टनर को दी है नॉट अलाउड है, स्कॉलरशिप अलाउड है कहीं नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा, और ये अभी एडजस्टमेंट हमने कराई है। अकाउंटिंग डेप्स एंड इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस कर दो, ये जो 10.5 वाली,
और सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन है, और नंबर देख ले पासिंग परसेंटेज 18%। फिर सैलरी के चैप्टर, सैलरी बड़ी शौकीन है इनको सैलरी का। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था यार? बच्चे कल मंद बैठे होते हैं, बता दिया करें, मुझे तो भूल जाता है ना, मेरी उम्र नहीं रही। क्वेश्चन 3 ये कैपिटल गेन वाला था, 67%। क्वेश्चन 4 कौन सा था? अब मेरा टेक लगाई हुई है, ये फॉरेन इनकम्स वाला, ये भी पकड़ लिया था बच्चों ने, नहीं पकड़ा था। सिनेरियो बेस्ड सवाल था। सिनेरियो बेस्ड सवालों की लिस्ट मैंने दी हुई है आपको, उससे सिनेरियो बेस्ड सवालों के टिप्स एंड ट्रिक्स इंपॉर्टेंट जरा पता चलेंगे ना, क्वेश्चन और सोल्यूशन पढ़ने। सिनेरियो बेस्ड सवालों की फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया में लिस्ट दी हुई है आपको, इसको लिफ्ट नहीं करा रहे, और हमें पता ये चला है कि सिनेरियो बेस्ड सवाल में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें थ्योरी को सिनेरियो से लिंक कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? इसमें तो बच्चों ने सही आई कैप को भी शर्मिंदा कर दिया यार। मुझे लगता है चैप्टर 15 के साथ पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, मैं आई एम डैम श्योर नाउ। पहले भी चैप्टर 15 के सवाल के साथ यही हुआ है, अब भी चैप्टर 15 और चैप्टर 16 के सवाल के साथ यही हुआ है। अब आप लोगों ने क्या सोचा चैप्टर 15 के बारे में? यार ये नॉर्मल सवाल आया और नंबर देखें। अच्छा सवाल देखें, सवाल इज टफ, नॉर्मल और बेस्ट जजमेंट। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स, डिसकंटिन्यूड ऑफ बिजनेस, लिस्ट द रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट। पूरी कहानियां थी ये। और रुस्तम फाइनल टैक्स रिजीम में है, एक्सपोर्ट के बिजनेस में। लिस्ट डाउन द रूल्स दैट शुड अप्लाई टू फाइनल टैक्स, फाइनल टैक्स इनकम के रूल्स। कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए किस चैप्टर में थे? फाइनल चैप्टर 4, फाइनल टैक्स के रूल्स। किसी हेड में नहीं जाएगी, खर्चे माइनस नहीं होंगे। ये लफ्ज आप ढूंढिएगा, किताब में बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, ये किताब में बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है चैप्टर 4 में ये लफ्ज, फाइनल टैक्स रिजीम के कौन से रूल्स हैं। बहरहाल भाईजान मैंने आपको 111 सवाल दे दिए हैं, 111 सवालों में ये भी था तकरीबन। मेरे ख्याल से मैं वसूख से कह सकता हूँ चैप्टर 4 के 111 सवालों में आप ये भी ढूंढ सकते हैं। 110 सवालों में ये है सवाल। नहीं नहीं नहीं, मेरी जो 110 की दी हुई लिस्ट है, मैंने पूरी किताब में से 110 सवाल निकाल के दिए हैं आपको, और इस अटेम्प्ट में भी उसमें से 8-9 नंबर के सवाल आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाई कह रहे हैं ये भी है उस लिस्ट के अंदर। तो इन 110 सवालों को जरा हर चैप्टर के साथ साथ देखते रहिएगा। यार ये तो हाइट होती है, आप इतना हलवा बना के दे दें फिर भी चीजें ना करें बच्चे तो क्या करे बंदा। और उसके बाद सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल, और उसमें तो आधे नंबर ले ही लिए होंगे मेरे ख्याल से। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में भी आधे बच्चे पास नहीं हुए। क्वेश्चन 8 कौन सा था? चैप्टर 1 to 3, चैप्टर 1 to 3, चैप्टर 1 to 3 और चैप्टर नंबर 15। आसान आसान से सवाल हैं, जिस हद तक वो लिखा हुआ है बेहतर है, उसी लैंग्वेज को यूज करो। The overall performance in this session has improved as compared to पिछला, but is approximately in line with average result of 5 sessions. Below average performance was observed in theory-based questions, which show poor writing skills of writing skill नहीं याद नहीं करते, writing skill कितों आ गई हैं? याद करेंगे तो writing skill होनी है। मैं एग्जामिनर सुन नहीं रहा इसलिए मैं कह रहा हूँ writing skill कितों आ गई, पढ़ ही नहीं रहे, याद ही नहीं। याद करेंगे तो लिखेंगे ना। Further it seems that questions were attempted without paying attention to the requirement. ठीक है, ये तो आप करते ही हैं। For example, in question number 4, many examinees wasted their precious time discussing whether they are resident or non-resident, despite the fact that it was mentioned in question that persons under discussion are already resident. अच्छा ये जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ठहर जो जरा, चंगी बिस्ती एक ही बार की थी हमने। कितने ये तो कहते हैं वो डिस्कशन इसी पे करते रहे कि 183 डेज रुके हैं या नहीं। एक बार याद रखिएगा, अभी मैंने आपको वो फॉरेन इनकम वाली डायग्राम दिखाई है, तो इसमें ये पहला वाला पॉइंट था, रेजिडेंट है, और नीचे भी रेजिडेंट हो सकते हैं। हो सकता है पिछले 4 साल से नॉन रेजिडेंट हो, हमारे साल आके रेजिडेंट बनाओ, हमारे साल और उससे अगला 1 साल के लिए, तो रेजिडेंट्स हैं। ये मेरे ख्याल से ऊपर वाली लाइनें आप पढ़ते नहीं है, ये लग रहा है। अच्छा चलें आगे, या बस 2 पेपर्स काफ़ी हैं? 2 पेपर्स काफ़ी हैं। अच्छा ठीक है। मैनी एग्जामिनर्स प्रोड्यूस जस्ट 1 or 2 एक्सेप्शंस। अच्छा यार मुझे कोई अच्छा
आगे ये देखिए जरा सवाल, ये कौन सा है इससे अगले अटेम्प्ट का 10% वाला, ये देखिए क्वेश्चन 4 और 6 तैयार है? क्वेश्चन 2, 4 और 6 देखने के लिए उससे पिछले अटेम्प्ट का 2, 4 और 6 तैयार है? तैयार है बात? पहले बताना था, हम जरा सही तरह पढ़े होते शुरू से ही। क्वेश्चन 2, ये तो किसी को पता है प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे क्या करना है? डिविडेंड। इंटरेस्ट इनकम अगर नॉन रेजिडेंट कमाए जो पाकिस्तानी बंदे ने बाहर के मुल्क में सिक्योरिटी इशू की हो, वो मुझे पता है वही 8-10% बच्चे बोल रहे हैं आई क्या वाले। एक्सेलेंट, चैप्टर 13, वेल डन वेल डन, वही 7-8% बच्चे बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कैश, एक्सेलेंट, चैप्टर नंबर 8। यार वही 7, कितने परसेंट बचे हैं देख लेना तो मुझे, 13, वही 13% बोल रहे हैं हमारी क्लास में भी, तो इधर कोई फन्ने खानी बैठे हुए। अच्छा, इसके बाद ये एक सवाल मैंने क्लास में आखिरी दिनों में करवाया था, एक्सचेंज रेट 3% लोन लिया था जिसका इंटरेस्ट वगैरह निकाला था। और कौन सा सवाल है? 4 और 6, सेक्टरल बेंचमार्क रेशियो, चैप्टर 16, चैप्टर 16। यार ये सवाल अभी आखिरी दिनों में कराया था, रिटर्न कब तक जमा करवानी है और असेसमेंट ऑर्डर कब होना है, बिल्कुल आखिरी सवाल हमारे चैप्टर का। यार चैप्टर 15 जो है ना, सही बच्चों ने रगड़ा लगाया हुआ है। अच्छा, इसकी क्वेश्चन 6 है, तैयार है? तैयार है? तैयार है? अंडर सेल्स टैक्स एक्ट ब्रीफली डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर, टायर 1 रिटेलर, नॉट अ टायर 1 रिटेलर। उसके बाद यार ये इतना आसान सवाल था, इतना आसान सवाल था, आप लोगों ने मुझे याद है फौरन बताया था, डॉक्यूमेंट विच मस्ट बी इशूड बाय एसएल। अगर शाजी और ताजी से आपको याद आ जाएगा, शाजी और ताजी के केस में क्या हो रहा था, 50% ऑफ आइटम्स वर एक्सपायर्ड एंड डिसाइडेड टू रिटर्न। जल्दी बताएं, डेबिट क्रेडिट नोट में कौन सा वाला सिनेरियो था? पहला वाला सिनेरियो था, डेबिट क्रेडिट नोट में पहला वाला सिनेरियो था। ये इतना सवाल आसान सवाल था, आप लोगों ने मुझे फौरन बताया था कि ये इस सवाल का करना है। बच्चे नहीं पकड़े इन चीज़ों को पेपर में, तो चैप्टर 1 to 3 को लिफ्ट नहीं करा रहे, चैप्टर 15 को लिफ्ट नहीं करा रहे, और थ्योरी के बाकी चीज़ों को भी लिफ्ट नहीं करा रहे। और अब मैं क्या कहूँ, अच्छा आगे जी, यार कम से कम उतना तो करें ना, जब चैप्टर 15 7 मैंने कहा खोलें तो 7 वो वाले सवाल तो खोल लें जब मैंने तरतीब से लगा के आपको दे दिए हैं फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज में। और हर चैप्टर करने के बाद बेहतर है उसके पास पेपर के थ्योरी के सवाल वो देख लें जो मैंने कराए हैं, या कम से कम इतना तो वो भी करने चाहिए सारे ही वैसे, लेकिन कम से कम इतना तो देख लें कि इन 110 सवालों में कौन से सवाल है। तो पुराना ज़माना एक होता था, ये 110 सवाल पता नहीं अब लीक हो गए हैं क्या हुआ है। पुराना ज़माना होता था 110 सवालों में से 25 से 30 नंबर के सवाल आया करते थे, लेकिन चलते चलते आजकल ये ज़माना रह गया सिर्फ इसमें से 7, 8, 10 नंबर के सवाल आते हैं। लेकिन चलो आते तो है ना, ये 110 जो सवाल दिए हैं फ्रीक्वेंटली टेस्टेड सवाल हैं, ताकि रिक्वायरमेंट आपको पढ़ के ज़रा समझ आ जाए कि चल के रही है स्टोरी। इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। आगे जी में हमारी जो डिस्कशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके पेपर्स डिस्कस होने हैं। अच्छा, डिस्कशन ऑफ 2 to 3 अटैम्प्ट्स हो गया। अच्छा यार ये ध्यान रखिएगा, सॉल्व ईच पार्ट ऑन सेपरेट पेज। पार्ट ए है तो एक सफ़े पे सॉल्व कर दीजिएगा, पार्ट बी है तो एक सफ़े पे। पार्ट ए में आगे 1 to 3 है तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन पार्ट बी है तो ऊपर सफ़ा और पार्ट बी स्पेसिफिकली लिखिएगा। ये सीधी सी चीज़ें हैं, यानी कि क्वेश्चन 6 का ए है, ऊपर सफ़े के टॉप पे जगह बनी होती है ना आई गैप में, और 6 का बी है फिर अगले सफ़े पे, 6 का सी है अगले सफ़े पे, प्रॉपरली लिखिएगा। पार्ट ए एक ही पेज पे कर सकते हैं अगर उसमें 2-3 चीज़ें हों। शो मेन आंसर ऑन फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज पे मेन आंसर शो किया करें, जैसे आज न्यूमेरिकल का फेज था। फिर वर्किंग 1, 2, 3 अगले सफ़ों से शुरू किया करें। रेफर कर दिया करें फिगर्स को विद वर्किंग्स, ठीक है। शो वर्किंग्स ऑन नेक्स्ट पेज, वही बात जो पहले लिखी है। नेम ऑफ पर्सन एट स्टार्ट ऑफ न्यूमेरिकल, अब ये भी बच्चे नहीं लिख रहे। अब ये जिन्होंने इस अटेम्प्ट में पेपर चेक किए हैं, 1-2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्स शेयर किए थे, वो मैं आपको बता दूं ज़रा।
सर पहले बताना था, सही तरह पढ़ना था भाई। अभी भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। देखो यार, अगर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स और क्या कहते हैं सैलरी का चैप्टर और बिजनेस और सेल्स टैक्स, इसमें से अगर 50 से 55 नंबर के सवाल आ रहे हैं तो 50 से 55 नंबर का सवाल है कि हम आधा आधा न्यूमेरिकल तो कर ही सकते हैं ना। 25 से 30 नंबर का, समझ आ गई? जब 25 से 30 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है तो कोई ना कोई थ्योरी भी तो हमें पेपर में आती होगी ना। मेरे ख्याल से पहले 3 चैप्टर की थ्योरी में से अगर हम नंबर ले लें 5-6, और फिर सेल्स टैक्स की थ्योरी अगर आनी है 15 नंबर की तो उसको ज़रा पक्का कर लें, और सेल्स टैक्स की थ्योरी में से हम नंबर ले लें 5-6, तो बाकी फिर सारी इनकम टैक्स की थ्योरी में से जो 20-25 नंबर की होगी उसमें से 5-6 नंबर तो मेरे ख्याल से बन ही सकते हैं। पूरे हो गए? पूरे करा दीजिएगा ज़रा। 25 जमा 6 नहीं, थोड़े 8-8 कर लें, ठीक है? तो अब हो गए पूरे। 8 जमा 3 24, नहीं एक और डलवाएँ 50। तो ये हाँ जी, चलो ठीक है, अच्छा हुआ आपका सवाल ही भूल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन आए थे, टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने पहले दिन, याद है? जिस दिन आने का था साथ साथ पढ़े यार, अगले सेशन में साथ साथ पढ़े। नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं, सारी क्लासें लेनी है, रोजाना टेस्ट देना है, हर रोजाना टेस्ट देना है, रूट मत, रोजाना टेस्ट देना है, हर इतवार को रिवीजन करनी है। अच्छा जी, ये कुछ आप लोगों ने टेस्टों में गलतियां की थी। एओपी का जो टेस्ट था उसमें शेयर ऑफ एओपी की फिगर आप कलेक्ट नहीं उठा रहे। शेयर ऑफ एओपी की फिगर बैलेंसिंग नहीं उठानी होती। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर, जो टोटल फिगर आती है, कोई एक भी एओपी का न्यूमेरिकल कीजिएगा, फिगर आपको याद आ जाएगी कौन सी वाली उठानी होती है, ठीक है? इसके बाद बाकी रहा टोटल वाला। सैलरी में अच्छा, एक सैलरी दी हुई है ग्रेचुटी के चैप्टर में, वो मिलने वाली सैलरी है, और एक सैलरी दी हुई है बिजनेस के चैप्टर में, वो अलाउड या नॉट अलाउड वाली है। तो बिजनेस के चैप्टर में अगर कोई चीज है अलाउड या नॉट अलाउड है, और अगर सैलरी के चैप्टर में मिल रही है, अब एक मिसाल दूं मैं आपको, एक गाड़ी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर को दी है, तो एम्प्लॉयर देखेगा कि गाड़ी 75 लाख से ऊपर है या नहीं। एक सवाल आ सकता है आपको, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी, बिजनेस और सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे डिस्कस करेंगे? देयर विल बी नो इनिशियल अलाउंस ऑन कार, द कार विल बी अ डेप्रिशिएबल एसेट, however it will not be eligible depreciable asset, the cost of car shall be restricted to 25 लाख। ये डिस्कशन किस चैप्टर के एतबार से करेंगे? देखें आप हज़रात की बरकत से कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं। और यही सवाल अगर सैलरी के चैप्टर के एतबार से डिस्कस करें तो इट विल डिपेंड वेदर इट इज परचेज्ड, और इफ इट इज परचेज्ड बाय एम्प्लॉयर देन कॉस्ट पे रेट लगाना है 5 या 10% डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल और बिजनेस, और अगर ये लीज पे लेगी दी हुई है तो फेयर वैल्यू, और अगर बिजनेस के चैप्टर में लीज में लेके दी हुई है तो कॉस्ट को 25 लाख तक रिस्ट्रिक्ट करना है, रेंटल अलाउ होंगे 25 लाख तक। याद है बात? तो समझ आ गई? बिजनेस के चैप्टर में लीज का, और लीज का क्या करना है 25 लाख तक, और गाड़ी की कॉस्ट का 75 लाख तक रिस्ट्रिक्ट करना है। और सैलरी के चैप्टर में खरीद के लेके दिया तो कॉस्ट का, कितने लोग कह रहे हैं दिमाग खुल गया है? दिखाएं, चेक कराएं। अच्छा, तो इस तरह हर चैप्टर के अंदर अलग अलग बात होगी ना। सैलरी के चैप्टर में कोई चीज़ है तो देखना होता है इनकम में डालनी है या नहीं, और बिजनेस के चैप्टर में देखना होता है अलाउड है या नॉट अलाउड है। रिपेयर अलाउंस की कैलकुलेशन सही नहीं कर रहे लोग। इसमें मैंने कहा था लैंड वगैरह का रिपेयर अलाउंस नहीं निकालना होता, और बिल्डिंग वगैरह का रिपेयर अलाउंस निकालना होता है। बिल्डिंग वगैरह का रिपेयर, बाकी बिल्डिंग के फोरफिटेड डिपॉजिट का भी रिपेयर अलाउंस नहीं निकाल रहे, वो डायग्राम में बना के दिखाई हुई है। तो बिल्डिंग के फोरफिटेड डिपॉजिट का रिपेयर अलाउंस, बिल्डिंग की सारी चीजों का रिपेयर अलाउंस निकालना है, लैंड की सारी चीजों का रिपेयर अलाउंस भाई ये बताया था। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ था। अब सवाल चीख चीख, यार ये तो बिल्कुल लैक ऑफ प्रैक्टिस है। हाउस रेंट अलाउंस टेस्ट में दिया हुआ था और आप लोगों ने 45% ऑफ बेसिक सैलरी और विच एवर इज हायर, उन चक्रों में कब पढ़ेंगे? वो तो हाउस रेंट अलाउंस है, लगा बंदा कैश है, सिंपल हाउस रेंट अलाउंस को 12 से मल्टीप्लाई करना है। टैक्स क्रेडिट की तरतीब सही नहीं लगा रहे आप लोग, ऑर्डर, क्योंकि कैपिटल गेन चाइना बिजनेस थोपिया वाला सवाल नहीं किया। फॉरेन इनकम में मसला कर रहे हैं, वो इसलिए आज मैंने रिवाइज करा दी। ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल अलाउंस बट गेव डेफिनेशन ऑफ, हाँ पेपर में सवाल आया था इनिशियल अलाउंस की ट्रीटमेंट बताएं।
आपने इनिशियल उसकी ट्रीटमेंट बतानी थी कि इट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 25% ऑन एलिजिबल। आप लोग डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन देने लगे एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की, और नेम ऑफ पर्सन न्यूमेरिकल के टॉप पे नहीं लिख रहे। अच्छा, ये तो चंद वो वॉइस नोट थे जो चेक करने वालों ने मुझे भेजे थे, उनको मैंने यहाँ पे आपके लिए डॉक्यूमेंट कर दिया। अब पेपर्स कुछ हजरात के ज़रा देखते हैं। ये बड़ा अच्छा किया हुआ इसने, टोटल इनकम स्लैश टैक्सेबल इनकम, क्योंकि और कोई इनकम सवाल में है ही नहीं। तो ये बड़ा अच्छा किया हुआ एक भाई ने, जिसने भी किया हुआ है। अच्छा, कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी फॉलोइंग ए माइनस बी। और भाईजान कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी फॉलोइंग नहीं, गेन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग ए माइनस बी। कंसिडरेशन रिसीव नहीं। अच्छा, सेल्स टैक्स चार्ज ऑन प्राइस, भाई ये अंग्रेजी नहीं चलेगी। सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज ऑन रिटेल प्राइस या शैल बी चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये इस तरह की अगर अंग्रेजी लिख रहे हैं तो फिर अंग्रेज भी नहीं। लेस अप्रूव्ड पेंशन फंड, भाईजान लेस अप्रूव्ड पेंशन फंड नहीं, लेक्स टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन प्लान, या टैक्स क्रेडिट का लफ्ज लिखे ना, लेस अप्रूव्ड पेंशन फंड क्या मतलब। अच्छा, भाईजान ने टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद इनको ख्याल आया ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो कर लो गल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी नहीं थी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टैक्स था। तो टैक्स अगर कोई बनता है तो अदर सोर्स का इधर टैक्स तो आता ही नहीं, इधर सिक्योरिटीज का आता है। ऐसे भी बच्चे हैं वैसे, सैलरी, प्रॉपर्टी, वर्किंग, जहां वैसे हैं तो फिर ऐसे भी हैं। ओके, आने दे फिर मारूंगा। कंट्रोल एम, वाओ क्या होता है? किसी का टेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, वो मैंने इधर ही कर दिया था। छा छी छू, यार एसएससी भी लोग हैं। ओहो, वो जो नेचुरल गैस था, नेट प्रोसीड्स ऑफ द फेडरल एक्साइज ड्यूटी on natural gas levied at wellhead and collected by the federal government and of the royalty collected by federal government shall not form part of FCF and shall be paid to the province in which the wellhead of the natural gas is situated। फिर ऐसे भी लोग हैं। अब लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता। सरकार आप किन चक्रों में है यार, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी हुई है, लोग नहीं छोड़ेंगे आपको, पूरा पूरा याद करके आ रहे हैं वो। ये मैं पहले बता देना था, हम भी कर लेते हैं। नहीं अभी इंशाल्लाह टाइम है भाईजान, बिल्कुल पानी सर से नहीं गुजरा। आखिरी दिन आएंगे, मैं फिर भी यही कहूँगा। अच्छा जी, इसमें क्या मसला था? हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी। हाँ, ये अब वर्किंग में ज़रूरत नहीं थी, मेन के ऊपर ही हम कर लेते होते हैं अकोमोडेशन का। हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड। अच्छा, ये भाईजान ने कुछ किया हुआ है। A person can set off a loss under a head of income against any other head of income except salary, but losses of income from capital gain and speculation cannot be set off against any other head. Loss of any head cannot be irrelevant answer। पूछा ही नहीं हुआ था ये कोई सवाल होगा, पूछा ही नहीं हुआ था, और भाईजान ने ये सारी कहानी इसके ऊपर कराई हुई थी। अब ये सवाल इस वक्त मेरे जहन से निकल गया, मादरत। तो तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता काफिला क्यों लुटा। ये देख लें, अपलोड हुए हैं सोल्यूशन, बच्चों की चेक करने वालों ने भी चेक किया हुआ है माशाल्लाह, हिम्मत करके। ये ऑनलाइन वालों के पिछले सेशन के हैं।
अबे जो गलतियां तो कॉमन ही होती हैं मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद इस सेशन वालों के भी कोई एक दो टेस्ट हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, 54.5 मार्क्स। कंपनी का नाम आ रहा है, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ, आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स लोअर ऑफ, एक्चुअल प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड, 90% ऑफ आउटपुट, ऐड 3% फर्दर टैक्स, सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, इनपुट टैक्स कैरीड फॉरवर्ड। सुभान अल्लाह। वर्किंग 1 इनपुट टैक्स, टैक्सेबल सेल्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, और फिगर लिख के आगे डैश डाला हुआ है, रॉ मटेरियल ये। वर्किंग 2 अपोर्शनमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी ना, इसलिए उसने फिर की नहीं। वर्किंग नंबर 3 टैक्सेबल सेल। अच्छा, अब इस टेस्ट में आया था ये जो टर्म टेस्ट था कि जिन चीज़ों को इग्नोर करना है उनकी आपने रीजंस बतानी है, तो ये रीजंस बताई हुई हैं। अच्छा, इसके बाद इन केस ऑफ सेल अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट सेल्स टैक्स में द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। ये हो गया लॉ की प्रोविजन। फिर इसने सिनेरियो से रेफर की है, हाईएस्ट मार्क्स शायद से पता नहीं कितने थे। सिंस इन नवंबर 2022 द एग्रीमेंट फॉर परचेज वॉज एंटर्ड, सो द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द मंथ ऑफ नवंबर। वो जो आईकेप के भी कमेंट्स हमने पढ़े थे, रीजन नहीं दे रहे, तो यही वाला सवाल था जिसमें आईकेप ने कहा था रीजन नहीं दे रहे, तो ये रीजन दिया है, पहले लॉ को लिख के फिर बाद में सिनेरियो से रेफर कर दिया फॉर सप्लाई। अच्छा, कई दफा टाइम कम हो ना, तो सिनेरियो से रेफर और लॉ की प्रोविजन यानी और थ्योरी इकट्ठी चला सकते हैं, गुंजाइश अवेलेबल है। कैसे? As his stay in Pakistan is for a period of 185 days, therefore his stay is for a period of more than 183 days in a tax year. Agree? For a tax year. So therefore he will be considered as resident individual. थोड़ी सी गुंजाइश अवेलेबल है कि सिनेरियो और वो साथ साथ चला दें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। Since the goods were made available to buyer in September and when delivered in January, so the time of supply will be when the goods are made available to the recipient of supply. तो इसलिए मेड अवेलेबल वाला इन द एंड थोड़ा सा कंक्लूजन जरूर देखे हैं। देयर फॉर द VOS शैल बी चार्ज या देयर फॉर द इट इज टैक्सेबल इन द मंथ ऑफ ये, एंड विद देयर फॉर ला के जरूर लिख के आए ये किस महीने में जाएगा। बाकी ये तो शायद थ्योरी का सवाल आया था। एज इट इज अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड लेस टैक्स देन इंडिकेटेड इन रिटर्न, छापा मारा हुआ है पूरा। द शॉर्ट पेड टैक्स अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ goods from his business premises through attachment of business bank account without giving him a, however penalty shall be imposed after giving him a show cause notice। तो ये वाला सारा इन्होंने उठा के लिखा हुआ है। अब हम ऐसे कोई टेस्ट देखते हैं जिसमें ये वाली चीज़ें नहीं है। बाकी ये SL VL ML वाला सवाल आया था। मुझे पता है आपके सब्र का इम्तिहान बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, मैं अपना भी सब्र का इम्तिहान ले रहा हूँ, बस हमारी आपकी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जानी है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी देखें जी, ये सोल्यूशन ही वर्किंग से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के नीचे वर्किंग नंबर 1। अब उस बच्चे ने देखें कैसे किया था, पहले सफ़े पे सोल्यूशन लिखा था, फिर वर्किंग 1 2 3 की थी। अच्छा जी, सैलरी में डबल है वो तो गलती से डल गया होगा, चलो जो भी है। अच्छा, इफ अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन द, ये प्रोविजन देखनी पड़ेगी। ऑल द डिप्रिशिएबल एसेट एक्सेप्ट फलां 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 फलां, इनके ऊपर इनिशियल। अब ये देखें ना, ये डेफिनेशन में आपको कह रहा था, हमने पूछा हुआ था कि इनिशियल अलाउंस कैसे देना है और इन लोगों ने जवाब दिया हुआ था। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि वो जो सिनेरियो बेस्ड सवाल आपको 20-25 हाईलाइट करके दिए ना, इनका ज़रा सोल्यूशन देखें जाके, और वो जो 110 सवाल हैं वो लोड ना समझिएगा, सारे क्लास में किए हुए हैं, उन सवालों का साथ सोल्यूशन देखना है क्योंकि इररिलेवेंट चीज़ें आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें सेल्स टैक्स वाला भी ना न्यूमेरिकल कुछ चलते चलते वर्किंग 1 शुरू हो गई। अब कोई क्वेश्चन का ऊपर नंबर नहीं, स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन अब लिखा हुआ है एग्जामिनर ने। तो अब ये गुड्स फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री अगर लिख दिए गलती से तो ऊपर क्यों लाने हैं इनको। अच्छा, अब इसमें ना मैंने हमारा चैलेंज पता है क्या, इसमें ये देखने के न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ है। ये जी, ये जो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन शुरू हो गया है, ये वर्किंग खत्म हुई है वर्किंग 3। तो सेल्स टैक्स सेट्स एंड रूल देयर अंडर, ये हेडिंग दी है हमने, बंदे का नाम वगैरह नहीं लिखा। आउटपुट
नो, ही हैज़ टू सर्च के वर्किंग्स किधर हैं, सोल्यूशन किधर है, बंदे का नाम किधर है, किस महीने का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। सवाल की रिक्वायरमेंट में असल में शायद लिखा होगा कि कैलकुलेट द टैक्स फॉर द मंथ इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एंड सेल्स टैक्स रूल्स। तो हमने शुरू ही यहाँ से कर दिया, इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स माई सोल्यूशन इज जनरल। तो ये फिर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इंसान है, हो जाती है इंशाल्लाह। अभी अगर लेक्चर देख, लेकिन आगे देखें पढ़ाई की हुई है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ा नहीं हुआ, बट प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, SLV एंड ML वाला सवाल था। अब क्या करें, थोड़ी देर रो लें, ये क्या करें? ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवाल चल रहा है जी आपका। सरकार ये सवाल है, पेपर में हो रहा है, IFS IFB। मिस्टर इकबाल, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स दे रहा हूँ, ये शुक्र है फाइल खुल गई है। अच्छा, अब सेल से स्टार्ट करना है, सवाल कहीं लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा, सवाल सेल से स्टार्ट करना था, इन्होंने प्रॉफिट से शुरू किया हुआ है, कि प्रॉफिट है ही नहीं सवाल में अवेलेबल। अच्छा जी, अब ये पूरा इनका पेपर इस तरह चल रहा है, ये पिछले सेशन के इंशाल्लाह पास हो गए होंगे, मुझे तो ये उम्मीद है। फॉरेन इनकम लेस की हुई है, मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई फॉरेन इनकम हमने ऐड करके लेस की हो। ऐड करके लेस तो दो ही चीज़ें होती हैं, सेपरेट ब्लॉक इनकम्स होती हैं और फाइनल टैक्स। कोई फॉरेन इनकम तो ऐड करके लेस नहीं होती। नेट प्रोसीड, स्पेलिंग के भी मसले चल रहे हैं। वर्किंग वन IFB, चलो इतना कम से कम इन्होंने लिखा है, मिलियन, रुपीज़ इन मिलियन लिखना भूल गए हैं। इस तरह भी अटैच होती हैं सभी। अच्छा, अब एक तो ये हाँ, आई कैप के ज़रा सोल्यूशन, बहुत सी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। आप कल हम लोगों ने, मैंने कल घर में 5-6 घंटे लगाए हैं, ये क्लास तरह ऐसी हो कि आप इंजॉय करें। तो ये जी इस तरह आई कैप का कुछ सोल्यूशन होता है। ये आज़ादी एंड कंपनी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2022, लॉस बिफोर टैक्स। थोड़ी सी सुस्ती की आई कि आपने हेडिंग नहीं दी इनकम फ्रॉम बिजनेस की। अच्छा, ये इस तरह सवाल सॉल्व करना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप शुरू ही वर्किंग से करें। असल में इसने पहले से सोल्यूशन बना के रखा होता है, इसको पता होता है किस हेड में प्रॉफिट आ रहा है, किस में लॉस आ रहा है, वो इसको सेटल करता रहता है। इस तरह की अप्रोच में मसला क्या है, पेपर आते ही अगर आप इस तरह शुरू करते हैं जिस तरह आई कैप शुरू करेगा, तो बाद में लॉसेस को कैसे माइनस करेंगे आपस में। तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, दिस अप्रोच इज नॉट रिकमेंडेड जो आई कैप फॉलो कर रहा है। बेहतर क्या है, वर्किंग वन से बिजनेस वो सारा, फिर एंड पे लॉसेस भी पता चल जाएंगे ना। तो इस सवाल में शायद लॉसेस होंगे नहीं। उसने नॉर्मल तरीके से भी टैक्स निकाला है और सेल का 1.25% करके भी टैक्स निकाला होगा। उसके बाद सैलरी का सवाल, मिस्टर नासिर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल, पूरा लिख रहा है वो जो रिक्वायरमेंट में लिखा होता है। और फॉर टैक्स ईयर 2022 सैलरी, ये गलत अप्रोच है। यहीं से सवाल स्टार्ट करना, क्यों गलत अप्रोच है? बाद में कोई लॉस आ गया फिर हम परेशान होंगे कि ऊपर प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, सैलरी के प्रॉफिट में से तो कोई लॉस माइनस हो नहीं सकता। उसने पहले से अपना सोल्यूशन बना के रखा होता है, वो इसलिए ऐसी बोंगियाँ मार देते हैं। हम तो नहीं मारेंगे ऐसी बोंगी, हम तो वर्किंग से शुरू करेंगे। और ये बस सैलरी ही थी इस सवाल में और शायद अदर सोर्स थी, तो इस वजह से उसने इस तरह का रिस्क ले लिया। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटीज ने निकाली है, फिर टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन माइनस किया है, अप्रूव्ड पेंशन फंड माइनस किया है, टैक्स जो ऑलरेडी कटा हुआ है वो माइनस किया है, और एंड पे जो टैक्स निकला है उसके साथ प्रॉपरली नेगेटिव भी लिखा है और टैक्स रिफंडेबल भी लिखा है। और थ्योरी तो वो एज इट इज उठा के लिख रहा है। शाहिद, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स पूरा लिख रहा है, इनकम प्रॉपर्टी, ये गलत है बिल्कुल, साथ साथ वर्किंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। वर्किंग जाके उधर किया करें। दैट इज ऑल। क्या बताना था इसमें, मैंने क्या बताना था, क्या दिखाना थे? हाँ, लेक्चर नोट्स दिखाने थे, बिल्कुल। पॉज करो यार, पॉज करो। अच्छा, लास्ट टाइम आपने टैक्स का पेपर दिया था, उसमें पहला सवाल आया था सैलरी का, दूसरा एक अजीब सा आया था सवाल, याद है? तीसरा फिर बिजनेस का आया था, और रिटर्न असेसमेंट अपील में तो ऐसे ही रगड़े लगे हुए थे। तो आप बताओ, आपने कैसे पेपर को लेके चले थे, और क्या सैलरी का सवाल कैसा हुआ था, बिजनेस का कैसा हुआ था, लॉसेस का कैसा हुआ था, सेल्स टैक्स का कैसा हुआ था, या आखिरी दिनों में तैयारी में आपने किन चीज़ों को देखा, ये थोड़ा सा बता दो इनको। मैं फिर बोलता जाऊंगा, आप साथ साथ बताते रहो। पेपर के लिहाज से देखें तो पेपर तो पहले
एक हफ्ते पहले रीड किया था, जो सबसे आसान लगा वो सेल्स टैक्स था। सबसे आसान सेल्स टैक्स का सवाल लगा था, ठीक है, आगे बोलें। सबसे पहले वही किया था। सबसे पहले वही किया था, फिर उसके बाद थ्योरी के क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वो तो थोड़ा सा बच्चों को समझ नहीं आया था। सर इतना भी नहीं था, हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर असेसमेंट अपील्स में से जो क्वेश्चन आया था। असेसमेंट अपील्स में से जो, वो तो भाई क्या कहते हैं, पास कोई नहीं हुआ उसमें। सर क्यों नहीं हुआ? आपको आता था वो तो रट्टा वाला था, ADRC वाला। और उसका थर्ड पार्ट मैंने पूरी बुक में से वही छोड़ा था, वही आया था। अच्छा उसके बाद फिर मैं बिजनेस वाले बिजनेस के न्यूमेरिकल, उसमें तो लॉसेस माशाल्लाह ऐसे घुसे हुए थे, सोच है तेरी। सर हो जाता है रोज नहीं होता। रोज का रोज। अच्छा फिर उसके बाद सैलरी का जो न्यूमेरिकल था, सैलरी का नहीं, सैलरी का किया था सर मैंने। किया था वो भी आसान था सर। पहले न्यूमेरिकल किए थे, थ्योरी की थी। सर जो रिदम के हिसाब से जो आसान लगा, जो आसान लगा, टाइम जिसपे लगना एंड पे कितना टाइम बच गया था पेपर देने के बाद? 20 मिनट थे मेरे पास। पेपर खत्म हो गया था, जो नहीं था वो जो नहीं था। फिर क्या, फिर अगले पेपर की जाके तैयारी करते, फिर ऐसे ही बैठे हुए थे? वो मुझे नहीं था उसका, मैं सोच रहा था कि जहन में आ जाए। अच्छा जहन में आ जाए। 94 मार्क्स किया था पेपर 94 मार्क्स। अच्छा बाहर निकल के क्या तासुरात थे आपके? पास है पक्का पास है। तो इनको आखिरी दिनों में कैसे ये कहते हैं ओए किताब में, आखिरी दिनों में कैसे, कितनी दफ़ा रिवाइज किया था? 2 बार बुक 2 बार बुक कम से कम रिवाइज कर ली थी। और न्यूमेरिकल्स आखिरी दिनों में क्या करके गए थे सारे, या देख के गए थे? सच्ची अजीब बताइए। करके गया था सर। कितने इतने सारे न्यूमेरिकल हैं? 27 किए थे। 27 न्यूमेरिकल किए थे? किसके, चैप्टर 18 के या चैप्टर 23 सबके मिला के? 18 के भी थे और सेल्स टैक्स के तो अलग में थे ना, बाकी जो छोटे 27 किसके किए थे? 27 न्यूमेरिकल बिजनेस और सैलरी के मिला के, वो जो आखिरी चैप्टर में, चैप्टर 18 में, उसके 27 न्यूमेरिकल। अच्छा और सेल्स टैक्स के सर वो साथ पहले ही काट लिया था। वो साथ साथ करते रहते, आखिरी दिनों में हो गए थे। सबसे पहले किया। अच्छा उसके बाद कोई थ्योरी में आखिरी दिनों में चैप्टर 15 की थ्योरी थी, और वो वही थी सर, पहले 3 चैप्टर और चैप्टर 15 बस। चैप्टर बाकी की थ्योरी से की सर। यार बंद कर क्या पता चैप्टर 3 और 15 की थ्योरी के अलावा कुछ आ जाए। फिर भाई हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, प्लीज, आई एम वेरी सीरियस। चैप्टर 2 में हमने कोई नोट्स दिए थे आपको? चैप्टर 2 में कुछ शुरू वाले सेक्शंस की रिवीजन थी। सरकार आप देख लें, इधर कुछ नहीं हो जाता। और अगर किसी ने नमाज पढ़नी है अभी तक, असर की तो टाइम दिया था, जल्दी से जाके पढ़ ले, उसको उठने की इजाजत है। NFC दिया था। उसके बाद चैप्टर 3 में एथिक्स के नोट्स दिए थे। एथिक्स में ये वो जो था कोड ऑफ एथिक्स। चैप्टर 4 के अंदर आपको, वेल डन यार, ये मैंने नहीं डाला हुआ था, आई रियली अप्रिशिएट। चैप्टर 4 में ये वाला सफ़ा दिया था। चैप्टर 5 के अंदर ये जो रॉयल्टी और PEC, इसके नोट्स दिए थे आपको। अच्छा चैप्टर 8 के अंदर आपको एक तो सेक्शन 21 में कुछ एक्सपेंसेस की समरी दी थी, बाकी फॉरेन इनकम्स इसी में डाल दिया, चलो खैर है। ओहो सेक्शन 21 मेन वाला किधर गया यार अब्दुल्ला? सेक्शन 21 की जो मेन है, चलो नीचे कहीं कवर हो गया तो काफ़ी है, वरना नोट्स में इसको इधर डाल देना, सेक्शन 21 को। फॉरेन इनकम्स बिला वजह इधर फिट किए आपने। 16 इधर आ गया, रिटर्न असेसमेंट अपील का चैप्टर, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। इसमें कुछ और भी था, मैं देखता हूँ। इसके बाद चैप्टर 20 था, नहीं था शायद उसमें, ठीक है। सेल्स टैक्स, ये क्या सेल्स टैक्स? अच्छा चैप्टर 21 का अलग है, 20 का अलग है। ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ओवरऑल में लेक्चर 110 11 हो गया, इसी में लेक्चर 112 भी डाल देना, ये नोट्स अपलोड करने से पहले। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज, फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज, ठीक है। वो सेक्शन 21 रह गया, मैंने आपको भेजा था कल, वो इसके अंदर डाल देना। तो टर्म टेस्ट, बाकी यार क्या कुछ जाते जाते कुछ आप मुझे बता दें, आप कुछ जाते जाते देखें, आज इस दफ़ा आप लोग बता दें मुझे कुछ जाते जाते, क्या कुछ बता दें, कोई पेपर टिप्स बता दें कि क्या किस तरह पेपर को हैंडल करना है, पेपर आएगा तो। लिख तो बेहतर है। हाँ सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। कोई टिप्स दे दें यार मुझे, पेपर मेरा हो सकता है कुछ का मालनामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, कुछ का बाएं हाथ में। 9 मई से मैं तौबा करता हूँ। और कुछ तो इंशाल्लाह हम जुमे को जूम मीटिंग में मिलेंगे अगर कुछ रह गया। हाँ टॉपर के नंबर 50 हैं टर्म टेस्ट 2 में, ऑफ कर दो, ठीक है जी, जाएं जी।